नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लास। तो आज हम क्षितिज का करने जा रहे हैं काव्यखंड। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह हट नहीं रही है। इससे पहले प्यारे बच्चों हम क्षितिज का गद्य खंड यशपाल लखनवी अंदाज कर चुके हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक कर चुके हैं और सिलेबस ही मैंने हिंदी माध्यम का अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लें। अब की बार हिंदी में टॉप करके आ जाएं मस्त तरीके से। जिसके माथे बह बिंदी वो पढ़ेगा अच्छे से हिंदी। तो देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहां से देखेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह हट नहीं रही है। तो प्यारे बच्चों मेरे पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इनके दो पैराग्राफ भी दिए गए हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह का है। इसका अगर पेज पलटते हैं हम तो प्रश्न 1, 2, 3 इंपोर्टेंट उत्तर के साथ दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कविता हट नहीं रही है, इसका भी सारांश दिया गया और इसके भी आपके प्रश्न उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इधर उधर बातें नहीं करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कविता उत्साह, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल गरजो, बादल गरजो। ठीक है, तो पढ़ने में अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो बच्चों संभाल लेना यार प्यारे बच्चों। घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्ग में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन के उन्मन, विश्व के निघाद से सकल जन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहीं तक है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका जो कविता थी यहीं से यहीं तक था। उसके बाद है प्रस्तुत कविता का आवाहन गीत है। एक आवाहन गीत है, सॉरी, प्रस्तुत कविता एक आवाहन गीत है जिसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की बात कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल के लिए नवजीवन शब्द का प्रयोग करते हैं। बादल के लिए नवजीवन शब्द का प्रयोग करते हैं और क्योंकि बादलों की विशेषता है कि वह तप्त धरती के ताप को शांत कर प्रकृति को नया जीवन देते हैं। साथ ही पशु पक्षियों और मानव जीवन में भी नई ऊर्जा संचार करते हैं। उनमें नवीन उत्साह भर जाता है। मेरी फोन की बैटरी डाउन हो गई है, देखो पूरी रिकॉर्डिंग हो पाती है या नहीं। चलो आगे पढ़ते हैं। वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर व्रत शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई ऊर्जा और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश कर दो। बहुत अच्छी बात है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को लगता है कि सभी बेचैन हैं और समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। फिलहाल तो बहुत ही भीषण गर्मी चल रही है प्यारे बच्चों, इसलिए आकाश में अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तरह तपती हुई धरती को शीतल प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कभी आग्रह करते हैं बादल खूब गरजे और बरसे और सारी धरती को तृप्त करे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपका कविता का सारांश था यहाँ समाप्त हो जाता है और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो एक बार आप देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, निराला जी की उत्सव कविता में कवि बादल से फुहार रिमझाने या बरसाने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहते हैं? तो प्यारे बच्चों तो एक चीज भूल गया, फिर ठीक है आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न पत्र अब याद आया मेरे को। ठीक है, तो प्री बोर्ड का इवनिंग वाला जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, तो हमने खंड क का प्रश्न 1 कर चुके हैं। किस प्रकार से किया था आप देख लीजिए। अब प्रश्न 2 पे आ गए हम। प्रश्न 2 को किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। जो मैं करा रहा हूँ वो प्रश्न 2 के बेस पे ही है। उत्साह कविता से लिया गया है। उत्साह कविता में कवि के अनुसार बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? हट नहीं रही है कविता के आधार पर है। ठीक है, तो मतलब ये आपके इसी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से लिया गया है। अगला देखो, जो ये है कन्या ध्यान से लिया गया है, जो अगला वाला भी कन्या ध्यान से ही है। तो जो आपका जो प्रश्न 2 वाला हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये दिखाना चाहता था। दोनों प्रश्न आपने देख लिया कि इवनिंग सेट में किस प्रकार से आया था। चलिए तो प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे निराला जी की उत्साह कविता का आवाहन गीत है। इसमें कवि क्रांति की अपेक्षा करते हुए बादलों से गरजना करने को कहता है।
बादलों की फुहार और रिमझिम से व्यक्ति के मन में कोमल भावनाओं का संचार होता है। ऐसे भावों से कवि का उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए वह बादलों से गरजने के लिए कहता है, जिससे उदासीन लोगों के मन में उत्साह का संचार हो सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? उत्साह कविता में बादल के किन किन अर्थों की ओर संकेत किया गया है? वही है प्यारे बच्चों जो प्री बोर्ड में पूछा गया था। उत्साह कविता में बादल के अनेक अर्थों की ओर संकेत किया गया है। पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाकर उन्हें तृप्त करते हैं तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करते हैं। मानव को संघर्ष के लिए प्रेरित करके जीवन में परिवर्तन और नवीनता लाने की ओर संकेत करते हैं। नई कल्पना और अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव है, ठीक है, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 यह समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, कविता के शीर्षक को सार्थक तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। यह कविता एक आवाहन गीत है। आवाहन गीत उत्साह का संचार करने के लिए उद्देश्य से लिखी जाती है। कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। बादलों को गर्जना नव सृजन, नव जीवन का प्रतीक है। कवि अपेक्षा करता है कि लोग बादलों की गर्जना से उदासीनता छोड़ उत्साहित हो जाएंगे। प्रकृति में नव जीवन के समावेश, जनमानस में क्रांति चेतना में शंखनाद के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। ऐसा अपेक्षा करते हुए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है, जो पूर्णतः सार्थक है। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 4, कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर संबोधित किया है, क्यों? उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पढ़ लेते हैं। अथवा ये इस प्रकार से भी आ सकता है, आप अज्ञात दिशा की ओर अनंत से घन पंक्ति भाव उत्साह कविता आधार पर क्या समझकर लिखिए, मतलब आधार पर समझा कर लिखिए। उत्तर, कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि बादल अचानक किसी भी दिशा से आकर आसमान में छा जाते हैं, अज्ञात दिशा से एकाएक आकर आकाश में को ढक लेते हैं। उत्साह कविता, प्रश्न नंबर 4, उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? उत्साह कविता में संसार के सभी व्यक्ति विकल और उन्मन थे, क्योंकि गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही है और बादलों के न बरसने के कारण लोगों में बेचैनी और व्याकुलता भी बढ़ती जा रही है। भयानक गर्मी के कारण धरती भी जलती हुई प्रतीत हो रही है। प्रश्न नंबर 6, उत्साह कविता में कवि बादल से क्या अनुरोध करता है? तो देखते हैं, 2 प्रश्न और लगे हैं। उत्साह कविता में कवि बादलों से अनुरोध करता है कि वह सारे आकाश को घेर कर जोर से गरजे और बरसे। धरती पर रहने वाले लोग गर्मी के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। कवि चाहते हैं कि बादल अपने जल को बरसा कर धरती की तपन को शांत करे और पीड़ित प्यासे लोगों की शीतलता का एहसास कराए। प्रश्न नंबर 7, उत्साह कविता में लोगों का कौन कौन सा रूप चित्रित हुआ है? उत्साह कविता में बादलों का लोक कल्याणकारी, मंगलकारी, परोपकारी और क्रांतिकारी रूप चित्रित हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये अभी खत्म हुई उत्साह कविता इसका सारांश और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं, हम देखते हैं इनकी अगली कविता है हट नहीं रही है। क्या नहीं रही है? हट नहीं रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। थोड़ा और ऊपर, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पटाना तो चाहता हूँ, अरे क्या, चलो मजाक के साइड है, पट नहीं रही है। ठीक है, अरे बच्चों, कवि क्या कहना चाहता है? हट नहीं रही है और लास्ट में पट नहीं रही है। दांतों पे हंसी आ चुकी है, तो चलो इसका भावार्थ पढ़ते हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं और क्या पटाना चाहते हैं? ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीय
चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उन्हीं सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल जाती है। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं कहीं लाल रंग है तो कहीं कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता हट नहीं रही है। ठीक है, ये बात है। महत्वपूर्ण प्रश्न, हट नहीं रही है कविता का आधार क्या है? प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो हट नहीं रही है कविता का आधार फागुन की आभा का मानवीकरण करना है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 2 में फागुन में ऐसा क्यों होता है कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? और अथवा करके है, अगर हट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। ठीक है, अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है प्रश्न। फागुन का महीना सभी महीनों से श्रेष्ठ होता है। इस माह में ही वसंत ऋतु का आगमन होता है। प्रकृति में चारों ओर सौंदर्य व्याप्त रहता है। जहाँ सर्दियों में सब तरफ शीत की ठिठुरन फैली होती है और पतझड़ में पेड़ पौधे उदासीन और बेरंग खड़े होते हैं, वहीं वसंत में सर्वत्र सौंदर्य फैला हुआ में होता है। पेड़ पौधे नव पल्लवों में पल्लवित और पुष्प के पुष्पित हो जाते हैं। कोयल मधुर गीत गाती है, मोर नाचने लगते हैं, प्रत्येक प्राणी का मन उत्साहित हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हटती? और अथवा करके किस प्रकार से पूछा जा सकता है? कवि के मन में फागुन के सौंदर्य का क्या प्रभाव पड़ता है? हट नहीं रही है कविता के आधार पर लिखिए। प्रकृति की शोभा को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न है। हरे व लाल रंग की युक्त डालियों और पुष्पों से सुगंधित वातावरण कवि का मन आकर्षित कर रहे हैं। संपूर्ण वातावरण में हर्ष और उल्लास छाया हुआ है। प्रकृति प्रेमी होने के कारण कवि इतना अभिभूत है कि उसकी आंख हटाने पर भी नहीं हट रही है। इतना सौंदर्य उसे दिखाई दे रहा है और इतना अच्छा, मुझे भी लगता है यार, सभी को लगता है वसंत ऋतु वाला मौसम तो। और प्रश्न नंबर 4, कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय है कि फागुन मास में कहीं कहीं वृक्ष में गले में फूल मालाएं नजर आती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सांस लेने से कवि का क्या तात्पर्य है? फागुन मास में हवा चलने से खिले फूलों तथा ताजे पत्तों की महक फैलती है, जिससे वायु सुवासित हो जाती है। कवि ने इसी सुवासित हवा को फागुन की सांस कह दिया है। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, फागुन के सांस लेते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? फागुन के सांस लेते ही घर तथा बाहर सुवासित हो उठता है। संपूर्ण वातावरण बहुत मनोहक हो जाता है। पंछी पंख फैलाकर उड़ने के लिए अत्यंत व्याकुल नजर आते हैं। इतना सुहावना ही मौसम होता है। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। हट नहीं रही है कविता के आधार पर पंक्ति, कहीं सांस लेते हो घर भर देते हो, आशय स्पष्ट कीजिए। कवि निराला फागुन मास के बाहर छलकते सौंदर्य को दर्शाते हैं। कवि के अनुसार फागुन मास में वनस्पति महकती है। हवा से यह महक चहुं दिशा पहुंचती है, मतलब चारों दिशा में पहुंचती है। कवि कल्पना करता है कि मानव सुगंधित हवा के रूप में फागुन सांस ले रहा है, जिससे घर तथा बाहर सुवासित हो रहा है, मतलब सौंदर्य और काफी
अच्छा महक रहा है, ये कहने का मतलब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है, मतलब ये कविता भी समाप्त हो जाती है। कविता हट नहीं रही है। अगर मैं आपको बताऊं, हमने काव्य खंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह और हट नहीं रही है, दोनों हमने प्यारे बच्चों पढ़ ली है। ठीक है, इसके जो अगली जो कविता मैं लाऊंगा, ठीक है, ऋतुराज कन्यादान। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझ में और आप में एक कन्वर्सेशन होती है। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको पसंद आ रही है। कई बच्चे कमेंट करते हैं, लगभग मैं हर एक को कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, हर एक को हार्ट देने की कोशिश करता हूँ, और आपके कमेंट पढ़कर मुझे भी अच्छा लगता है। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।